दोस्तों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम महाविनाश का इतिहास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी महामारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्व रखती है। आज दुनिया में कोरोना का कहर फैल रहा है और आज ही बात हो रही है स्पेनिश फ्लू की या फिर स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की, जो 1918 में आज से लगभग 102 साल पहले फैला था। बहुत सी जानकारी आज लोग उस महामारी के बारे में बटोर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि आप तक हम सही आंकड़े उस महामारी के पहुंचाएं। 1 अक्टूबर 1918 को दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खदान में काम करने के लिए 40 मजदूर सैकड़ों फीट नीचे जाते हैं। कुछ देर बाद खदान में मजदूरों की चीख पुकार सुनाई देती है। एक लोहे के पिंजरे नुमा ढांचे से मजदूरों को ऊपर खींचा जाता है और पता चलता है कि उनमें से 24 अफ्रीकी मजदूरों की मौत हो गई। इस विपदा का कारण स्पेनिश फ्लू बताया गया। यह एक ऐसा घातक संक्रमण था जो किसी को भी बंदूक की गोली की तरह आराम से मार सकता था। 1 साल के भीतर 1918 से 1919 में इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और दुनिया की आधी आबादी को प्रभावित किया। इसने प्रथम विश्व युद्ध में गोली से मरने वाले सैनिकों से ज़्यादा लोगों को मारा। चिकित्सा के क्षेत्र में इतिहासकारों में इसे मानव नस्ल की तब तक की सबसे बड़ी महामारी बताया गया। इस बीमारी की शुरुआत का सही स्थान कभी पता नहीं चल पाया। चीन, उत्तरी अमेरिका और स्पेन में इसके हल्के प्रभाव को महसूस किया गया। 1918 की फरवरी में स्पेन वासियों ने तेज बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत की। 3 दिनों में वे ठीक हो गए और इसका प्रभाव हल्का रहा। इसे 1889-90 के रूसी इन्फ्लुएंजा के मुकाबले हल्का माना गया, पर गर्मियों की शुरुआत तक यह हल्का लगने वाला इन्फ्लुएंजा दुनिया के सभी कोनों तक पहुंच चुका था। फिर सितंबर की शुरुआत में इसका दूसरा और घातक दौर शुरू हुआ, जो अफ्रीका या रूस से हुआ और वह भी जल्द ही दुनिया में फैल गया। यह विडंबना रही कि औद्योगिकीकरण के आविष्कार, ट्रेन और स्टीम जहाजों ने इसे दुनिया में फैलाया। चंद घंटों में यह यूरोप के एक देश से दूसरे देश ट्रेन के जरिए और चंद दिनों में दुनिया के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैल गया। 3 सप्ताह सफर करने के बाद जब SS नियाग्रा नामक जहाज कनाडा से न्यूजीलैंड 12 अक्टूबर को पहुंचा, तो वह इन्फ्लुएंजा से संक्रमितों को लेकर पहुंचा, जिसने न्यूजीलैंड में 6,700 लोगों को मार दिया। 1918 में इन्फ्लुएंजा की दूसरी लहर शांत पड़ी, पर फिर अंतिम और तीसरी लहर 1919 में शुरू हो गई, जिसने अनगिनत हजारों लोगों को मार दिया। इसके शुरुआत का स्थान पता नहीं चल पाया और एक देश दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। यूरोप में स्पेन पर, रूसियों ने तुर्की पर, जर्मन ने चीन पर और अमेरिकियों ने जर्मन पर। दुनिया में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। ब्राजील की राजधानी में एक आदमी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह टैक्सी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शायद वह वहां की राजधानी रियो डी जेनेरो से परिचित नहीं था और उसे लोगों ने अपने जाने वाले स्थान के बारे में पूछ लिया। लोगों से जब उसने
एक स्थान के बारे में पूछा तो लोगों को लगा कि कहीं ये विदेशी तो नहीं है, और ये देखकर उन्होंने उसे मार दिया कि ये शायद संक्रमण फैलाने वाला है। दक्षिणी अफ्रीका में केप टाउन में एक टैक्सी ड्राइवर ने 4.5 किलोमीटर की दूरी में 6 यात्रियों और अपने एक सहकर्मी ड्राइवर को एक ही दिन में मरते हुए देखा। इस महामारी की एक बड़ी जटिलता निमोनिया था, जो बिना चेतावनी के आता था। रोगी के होंठ, चेहरा और कई बार पूरा शरीर बैंगनी रंग के हो जाते थे। फेफड़ों पर वायरस के संक्रमण से उनको मिलने वाले रक्त और ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। बहुत से संक्रमित दोगुनी हवा सांस में लेने लगते और कुछ वयस्कों की नब्ज छोटे शिशु के समान धड़कने लगती। कुल्हों, हाथ पैरों और छाती पर बैंगनी रंग के फफोले पड़ जाते। हालांकि रंग परिवर्तन से कोई तकलीफ मरीजों को नहीं होती थी, पर डॉक्टरों ने यह बताया कि होठों और चेहरे के नीले पड़ने के बाद 2 दिनों में मौत हो जाती थी। हालांकि इन्फ्लुएंजा महामारी हमेशा से ही परेशानी रही थी, पर स्पेनिश इन्फ्लुएंजा खासकर सबसे तंदुरुस्त युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा था, जो 20 से 40 वर्ष के थे। सबसे ज्यादा इसकी मार सिपाहियों पर पड़ी। बसंत मौसम की पहली लहर में इटली के सैनिकों की दम घुटने से मौत होने लगी। उनके फेफड़ों में बलगम, खून और झाग भरने लगे। 8 अक्टूबर तक 16,000 अमेरिकी सिपाही फ्रांस में संक्रमण से फंस गए। उत्तरी अमेरिका में युद्ध से आने वाले हर 5 में से 1 सिपाही को निमोनिया हो रहा था। एक डॉक्टर ने कहा कि शांत अमेरिका में सिपाही होना फ्रांस के युद्ध क्षेत्र से भी अधिक खतरनाक है। दक्षिणी इंग्लैंड में 3,000 युद्ध के सैनिक जर्मन कैदियों में से 1,000 संक्रमित थे। प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक इस महामारी ने दुनिया की सामाजिक और आर्थिक जिंदगी तबाह कर दी थी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इस महामारी को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल के सारे सिनेमाघर, स्कूल, नाचघर और थिएटर बंद कर दिए थे। दूसरे देशों के शहरों में भी ऐसे कदम उठाए गए। जरूरी काम रुक गए थे। खेती के श्रमिकों के संक्रमित होने और मरने से सारे विश्व में फसल बर्बाद हो गई। उत्तर भारत में अनगिनत खेतों की कटाई नहीं हो पाई। पोलैंड में आलू जमीन में ही सड़ गए। कई क्षेत्रों में कॉफी और रबड़ की फसलें बर्बाद हो गई। उद्योग और धंधों ने अपनी रफ्तार छोड़ दी। स्टाफ की कमी के कारण ब्राजील और न्यूजीलैंड के बैंक अस्थायी रूप से बंद हो गए। बेल्जियम, कांगो और पेरू की तांबे की खादानों का काम रुक गया। व्यापार और यात्राएं औंधे मुंह गिर गए। यूरोप के देशों के बीच में चलने वाली ट्रेनें रुक गई। बंदरगाहों पर खड़े जहाज स्थिर हो गए। संगठित सरकारें गिरने लगी। सदस्यों की कमी के कारण न्यूजीलैंड की संसद को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। संक्रमण रोकने के कई प्रयास किए गए जो सफल नहीं हुए। पुलिस मास्क लगाकर गश्त करने लगी जिससे संक्रमण न हो। डबलिन में पानी की गाड़ियों में सैनिटाइजर भरकर गटर में छोड़ा गया। न्यूजीलैंड में एक अध्यापक ने अपने स्कूल में धुएं का छिड़काव किया। स्पेन में सरकारी कर्मचारियों ने सल्फर के धुएं को जबरदस्ती सुंघवाया। लोगों में अंधविश्वास भी फैलने लगा। जापान के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे के बाहर यह लिखकर टांग दिया कि घर पर कोई नहीं है। न्यू आयरलैंड में वुड्डू तांत्रिकों का धंधा खूब चमका। इन्फ्लुएंजा से बचने के कुछ तरीके बहुत ही घातक सिद्ध हुए। सारी दुनिया में लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां ठंडी हवा आने से रोकने के लिए ये सोचकर बंद कर दिए कि उससे कहीं संक्रमण ना हो जाए। इससे ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहाँ तक कि जमैका में कई लोगों का दम घुटने से मौत भी हो गई। लोगों की अनगिनत दुख भरी कहानियां हैं।
अमीर और गरीब, प्रसिद्ध और बेगाने, कोई भी इस महामारी से बच नहीं पाया। लोगों की मौत का सागर बढ़ता ही जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने 3 घंटों में 26 देह संस्कार देखे। 1918 के अक्टूबर तक बॉम्बे में, आज के मुंबई में 700 लोग रोज मर रहे थे। दिसंबर तक बार्सिलोना में रोज 1200 लोग मर रहे थे। जब तक फ्लू की तीसरी लहर थमी, एक अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ 15 लाख लोग इससे दुनिया में मर चुके थे। लगभग 3/4 लोग एशिया में मरे, उसके बाद यूरोप और फिर उत्तरी अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीपों में। खुशकिस्मती से 1920 तक नए संक्रमित आने बंद हो गए और इन्फ्लुएंजा रुक गया। हालांकि अब हम जानते हैं कि सुअर इन्फ्लुएंजा वायरस धारण करता है। वैज्ञानिकों को इस वायरस को समझने में और उसकी वैक्सीन बनाने में काफी समय लगा। 1930 तक भी वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चल पाया था कि यह महामारी बैक्टीरिया से फैली थी या वायरस से। 1942 दिसंबर में इसकी वैक्सीन का लाइसेंस अमेरिका में दिया गया और यह लोगों तक पहुंची। तो मित्रों, इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत से ऐसी बातें सुनी होंगी जो आज के परिवेश से मिलती है। मैंने भी जब ये सब पढ़ा और मैं भी जब अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था तो मैं भी बहुत हैरान हो गया कि बिल्कुल आज का दृश्य, वो मास्क लगाना, वो सैनिटाइजर छिड़कना, वो धुआं, वो अंधविश्वास, बहुत कुछ ऐसी बातें जो आज देख रहा हूँ, ये बातें आज से 102 साल पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा या फिर कहें इन्फ्लुएंजा में हुई थी। एक और रोचक तत्व सामने आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था, और वह ये था कि जब ये फ्लू हुआ उन दिनों न्यूयॉर्क शहर के अंदर, आप जानते हैं कि आज न्यूयॉर्क किस मुश्किल से जूझ रहा है। उस समय न्यूयॉर्क शहर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा आधुनिक शिक्षा या बहुत ज़्यादा आधुनिक विकास नहीं हुआ था। उस समय लोगों में ये था कि ये जैसे जो कपड़े की आपकी दवाइयाँ होती हैं, जैसे नैपकिन की बॉल्स होती हैं, उसको पोटली में बांध देते थे, बच्चों के गले के अंदर पोटली बनाकर, ताकि इससे उनको लग रहा था कि ये वायरस ना आए। लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये वायरस है। लोग वैज्ञानिक सोच रहे थे कि शायद ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं था, ये वायरस था। और बिल्कुल आज की स्थिति थी, पूरे विश्व में ये वायरस फैल चुका था। बहुत से आंकड़े बताए जाते हैं कि 4 करोड़ लोग मरे विश्व में, कोई एक आंकड़ा कहता है 5 करोड़। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा लगभग 40 साल पुरानी एक अमेरिकी लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक में से आपको मैंने ये आंकड़ा दिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि आज आप जिस महामारी से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे, उस समय आप यह बात तो कम से कम अपने मन में बांध लेंगे कि हमें विश्व को ऐसी महामारियों से तैयार करना है। विश्व की हर सरकार को संगठित होकर, विश्व के हर देश को और देशों के साथ संगठित होकर अपने चिकित्सा को और इस तरह की महामारियों से लड़ने के लिए राष्ट्र को तैयार करना है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निखिल सबलानिया, महाविनाश के इतिहास का ये कार्यक्रम जिसमें आपने स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के बारे में सुना, यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।